नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना प्लेनेट ऑर्बिट टू सक्सेस में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास कंप्यूटर के ओरिएंटेशन की क्लास होने वाली है, लेकिन इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं और आप वही पुरानी प्रतिबद्धता, डेडिकेशन और टाइम की पंक्चुअलिटी के साथ हम यहां पर काम करने वाले हैं। हमारा उद्देश्य होगा अपने टारगेटेड एग्जाम के लिए मोस्टली जो सिलेबस है उसे टाइमली कवर करना और इस तरीके से पढ़ाई करना कि हम सारे एमसीक्यूज को इजीली सॉल्व कर पाएं, वो भी एक लाइटफुल और एक जॉयफुल इन्वायरमेंट में। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं और हमें तो लगातार हर दिन लगभग 2 घंटे मिलना है, तो हम बहुत सारी बातचीत जो है वो यहाँ पर करेंगे और ये हमारा अपना, आपका अपना खुद का प्लेटफॉर्म होने वाला है, अपना प्लेनेट। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को, इस क्लास को, इस एप्लीकेशन को अपने माध्यम से और लोगों तक पहुँचाने में मेरी मदद करें। चलिए और शुरू करते हैं। पीडीएफ भी आपको भाई यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे ही आप इस कोर्स के राइट साइड में देखेंगे तो आपको एक कंटेंट का जो है वो कॉलम देखने को मिलेगा और वहाँ पर आपको वीडियोस भी मिलेंगे और वहीं पर आपको पीडीएफ मिलेगी। आप उसे ईजिली रीड भी कर सकते हैं और आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं ताकि आप फ्यूचर में उसका प्रिंट निकाल सकें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और ये सब तो आपने पीडीएफ में देख ही लिया होगा। ये हमारे एप्लीकेशन के कुछ फीचर्स हैं। फ्री नोट्स आपके लिए अवेलेबल रहेगी, टेस्ट सीरीज भी है जो कि आपने कोर्स परचेज करते समय देखी होगी। आप एडिशनल चार्ज देकर उस टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। बहुत ही मीनिंगफुल और बहुत ही सही टेस्ट सीरीज वो है। बहुत ज़्यादा बल्क में टेस्ट नहीं है बट फुल लेंथ टेस्ट हैं और जितने भी हैं बहुत ही अच्छे हैं। फ्यूचर में और भी टेस्ट उसमें जुड़ते चले जाएंगे। इसके अलावा आपको सारी क्लासेस रिकॉर्डेड मिल रही है, बाइलिंगुअल क्लास होगी, नोट्स भी बाइलिंगुअल होगी। देखिए रिकॉर्डेड क्लासेस लेने का पर्पस क्या है पहले उसको समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, हम लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हमारी रीच बहुत ज़्यादा नहीं है। दूसरी बात, अभी फिलहाल मुझे आपको और आपको मुझे डिजिटली समझना होगा। हम जैसे ही इस अंडरस्टैंडिंग को फुलफिल कर लेंगे हम लाइव भी आ जाएंगे। फिलहाल क्लासेस रिकॉर्डेड हैं। रिकॉर्डेड का एक फ़ायदा ये है कि आप उसे अपने समय के हिसाब से देख सकते हैं और अपनी स्पीड के हिसाब से आप उसे फॉरवर्ड करके या फिर 1.5x पर भी आप उसे देख सकते हैं। आपका समय भी बचेगा और आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा दोस्तों, पर्सनल काउंसलिंग भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे समय समय पर। आप हमारे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी अपनी समस्याएं या आपको कोई सजेशन चाहिए तो भी आप वहां पर बता सकते हैं और हम आपको पूरी तरीके से गाइड करने की कोशिश करेंगे। ये कॉन्टैक्ट नंबर है और ये है अपना ऐप जो कि आप ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं, बट आपका काम है दूसरे लोगों को बताना। दोस्तों इसके अलावा यूट्यूब पर आप इस स्कैन करके, क्यूआर को स्कैन करके पहुंच सकते हैं। टेलीग्राम पर यहाँ से और इंस्टाग्राम पर आप इस तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं, जहां पर आपको अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन टाइमली मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। और हमारी जो पहली क्लास है वो बिल्कुल कंप्यूटर के ओरिएंटेशन और कंप्यूटर के बारे में है कि हम कंप्यूटर को कैसे जानते हैं, कंप्यूटर क्या है। इस बेसिक को हम इस क्लास में समझने वाले हैं, ठीक है। और वैसे भी मैंने आप लोगों का एक नया नाम दिया, बिलीवर्स। वैसे दो नाम है हमारे पास, या तो मैं आपको पूकी पैंथर्स कह सकता हूँ या तो फिर बिलीवर। मुझे फिलहाल बिलीवर ठीक लग रहा है, फिर जैसे जैसे हमारे बीच में माहौल थोड़ा और सहज होगा हम और शब्दों पर आएंगे। फिलहाल आगे चलते हैं दोस्तों, और आज की हमारी क्लास कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन पर आधारित होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। एक चीज और दोस्तों, कंप्यूटर की ये जो सारी क्लासेस हैं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं 50 लेक्चर्स में आपको सारा का सारा कंप्यूटर प्रोवाइड कर दूं। और ये कंप्यूटर किसी एक एग्जाम के लिए नहीं बनाया मैंने, ये सभी एग्जाम में काम आने वाला है। और इसे बनाते समय बहुत बहुत सावधानी रखी गई है। ना केवल यूपीएससी, बल्कि आप अगर कांस्टेबल का भी एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप टीचर्स में अलग अलग भर्तियों में आप एग्जाम दे रहे हैं, आप स्टेट पीएससी दे रहे हैं, सभी एग्जाम में, है ना, एनटीपीसी में, रेलवे में, ये काम आने वाला है। बस आपको इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, इसकी आपको टेस्ट सीरीज लगानी है और मैं जो आपको एमसीक्यू सेशंस देने वाला हूं वो भी आपको टाइमली लगाना है और उनकी प्रैक्टिसेस आपको करनी है। बस आपका काम यहां पर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों फिलहाल हम ये समझने वाले हैं कि कंप्यूटर जो है इसकी मूल अवधारणा आखिरकार आई कहां से। और इसे बताने से पहले थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि कंप्यूटर जो वर्ड है दोस्तों, ये जो वर्ड है ना कंप्यूटर, ये कंप्यूटर वर्ड
एक्चुअल में इंग्लिश का हमें नजर आता है, हमें ऐसा लगता है कि भाई ये इंग्लिश लैंग्वेज का एक वर्ड है और सीधे हमारे ऊपर ला दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। कंप्यूटर वर्ड जो है वो एक्चुअली में एक लंबी यात्रा करके इंग्लिश तक पहुंचा है, और ये यात्रा इंग्लिश के पहले लेटिन तक थी, और लेटिन के पहले यह ग्रीक लैंग्वेज में हुआ करता था। अगर हम बेसिकली बात करें तो कंप्यूटर वर्ड का जो ओरिजिन हुआ है वो ग्रीक लैंग्वेज से हुआ है, यानी कि यूनान की जो भाषा है ना, हिंदी में हम उसे कहते हैं यूनानी लैंग्वेज, इस भाषा में पहली बार हमें कंप्यूटर वर्ड देखने को मिलता है। और ये वर्ड जो है ये सीधे देखने को नहीं मिलता है, कंप्यूटर वर्ड हमें मिलता है कंप्यूट के रूप में। कंप्यूट स्वाभाविक तौर पे इस तरीके से उसे नहीं लिखा जाता होगा, अभी तो फिलहाल रोमन में लिखा है हमने, बट कंप्यूट वर्ड हमें पहली बार देखने को मिला था भाई ग्रीक लैंग्वेज में, और जिसका मतलब होता था गणना करना। और हिंदी में भी अगर हम इसका मतलब निकालें तो गणना करना है। फिर आगे चलकर ये जो है, सॉरी 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 दोस्तों, है ना, ये कुछ चीजें जो है उसके लिए मैं फिलहाल नया हूं, थोड़ा सा सेट कर लें। ओके ओके, तो हम बात ये कर रहे थे कि ये जो वर्ड आया है ये ग्रीक लैंग्वेज से आया, और ग्रीक लैंग्वेज से ये पहुंचा लेटिन लैंग्वेज में, और लेटिन लैंग्वेज से ये पहुंचा इंग्लिश में, और इंग्लिश में पहुंचकर इसका नाम हो गया कंप्यूट से कंप्यूटर। अगर हम इसका लिटरल मीनिंग निकालें तो ऐसा कोई भी यंत्र जो गणना करने का काम करता है, मतलब कैलकुलेशन का काम करता है, उस कैलकुलेशन करने वाली डिवाइस को हम कंप्यूटर कह दिया करते हैं। आज भी यही कहते हैं, उस समय भी यही कहते थे। हाँ, एक चीज और है कि भाई आज हमने कैलकुलेशन से बहुत ज्यादा एडवांस चीजें भी इस डिवाइस के अंदर डाल दी है। तो ऐसा नहीं है कि अगर सिर्फ कैलकुलेशन हो रहा है तो वो कंप्यूटर है, अब तो उसमें बहुत सारी चीजें आ गई, और वही तो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अगली 2-3 क्लास में हम इस पूरी टॉपिक पर हम पहुंच जाएंगे कि भाई आखिरकार आज का वर्तमान कंप्यूटर है क्या। लेकिन शुरुआती समय में दोस्तों कंप्यूटर का मतलब होता था गणना करने वाला यंत्र। जो गणना कर सकता है वो कंप्यूटर है। अब चाहे वो लकड़ी का बना हो, वो प्लास्टिक का बना हो, या फिर वो शीप मोतियों का बना हो, या फिर वो उंगलियों से गणना कर रहा हो, हड्डियों से गणना की जा रही हो, सब कुछ कंप्यूटर मान लिया जाता था। और कंप्यूटर की यात्रा पर हम वही डिस्कस करने वाले हैं। खैर, वापस आते हैं अपनी वही स्लाइड पर। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। और अगर हम आज की डेफिनेशन की बात करें तो कंप्यूटर आज एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करती है, हम इनपुट इस पे देते हैं और ये प्रोसेस करके हमें उसकी उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराती है। अब इस बात को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, इस बात को समझना दोस्तों, कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है, बहुत सिंपल बात मैं कर रहा हूं, कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट हमसे लेता है और बदले में हमको आउटपुट देने का काम करता है। इनपुट उसने हमसे ले लिया और बदले में हमको क्या दे दिया, आउटपुट दे दिया, ये इसका काम है। दोस्तों जो भी हम इनपुट डालते हैं ना कंप्यूटर के अंदर, वो डेटा कहलाता है। क्यों कहलाता है, अभी हम उस पर बात करेंगे। फिलहाल इतना समझिए, कंप्यूटर में हम जो भी इंफॉर्मेशन डालते हैं, अगर हम एक क्लिक भी कर रहे हैं या फिर हमने जो भी उसके अंदर जो भी डेटा हमने डाला है, वो ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, प्रोग्रामिंग हो सकती है, जेस्चर्स हो सकते हैं, टच रिस्पॉन्स हो सकते हैं, वॉइस हो सकती है, कुछ भी हो, वो एक डेटा है। ठीक है। और जो आउटपुट हमें मिलता है ना, जो आउटपुट हमें मिलता है वो कहलाती है इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन है ना। मतलब अगर हिंदी में आए हम तो डेटा का मतलब होता है तथ्य, तथ्य, और इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना। तो दोस्तों अब हम यहां से कंप्यूटर की डेफिनेशन भी बना सकते हैं और यहीं से हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि आप मानकर चलिए आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले ना वो आपके साथ खिलवाड़ होगा वहां पर। कैसा खिलवाड़, हम कंप्यूटर को ऐसा समझते हैं कि भाई बिल्कुल टेक्निकल वर्ड्स आएंगे, पर ऐसा होता नहीं है। अभी हम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे ना हमारे एमसीक्यू सेशन में, तब मैं आपसे वहां पर बताऊंगा कि ये ऐसे क्लिष्ट हिंदी के शब्द लेकर आते हैं कि हिंदी पढ़ने वाले भी शर्मा जाएंगे कि भाई ये कहाँ से शब्द लाया है। तो हिंदी के पेपर में जितने शब्द आपको कठिन नहीं देखने को मिलेंगे, उससे ज्यादा शब्द कठिनाई के स्तर पर आपको कंप्यूटर में देखने को मिल जाएंगे। प्रवेश को वो निर्दिष्ट कह देते हैं, तो थोड़ी सी हमें वहां पर एक्स्ट्रा मेहनत करनी होती है। अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो फिर तो आप भाई बहुत लकी हैं, बट अगर आप हिंदी वाले हैं तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों पर ही कमांड बनानी पड़ेगी, अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर में पूरे में से पूरे नंबर मिल जाए तो। ठीक है, और हम यहाँ आए ही इसलिए। खैर,
तो हम ये बात कर रहे थे कि कंप्यूटर के अंदर जो भी हम इनपुट डालते हैं ना, ये इनपुट क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है। ठीक है, और जो भी हमें आउटपुट मिलता है वो क्या कहलाता है? सूचना कहलाता है। डेटा को हम हिंदी में तथ्य कहते हैं। मतलब भाई अगर हम सिंपली कहें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है, और ऐसी इलेक्ट्रिक डिवाइस है जिसका काम है इस डेटा को किस में बदलना? इंफॉर्मेशन में बदलना। तो आप जो भी डेटा डालते हो उसे फाइनली इंफॉर्मेशन में बदलने का काम करता है कंप्यूटर। अब ये डेटा क्या होता है, या फिर ये सूचनाएं क्या होती है? भाई डेटा का मतलब होता है रॉ। जितनी भी ऐसी कच्ची जानकारी, जो भी कच्चा मसौदा है आपके पास, जो भी रॉ ड्राफ्ट है आपके पास, कच्चा प्रारूप है आपके पास, वो सब डेटा है। वो फाइनलाइज नहीं है, वो रेडी टू यूज नहीं है, बिखरा हुआ है, स्कैटर्ड है। और कंप्यूटर क्या करेगा? कंप्यूटर उस पूरे के पूरे डेटा को प्रोसेस करता है। भाई बीच में प्रोसेस होगी, और प्रोसेस करने के बाद उसे वो पूरी तरह एक फाइनल इंफॉर्मेशन में बदल देता है। ऐसा नहीं है कि डेटा में इंफॉर्मेशन नहीं होती, होती है। ये रॉ इंफॉर्मेशन है, रॉ इंफॉर्मेशन डेटा कहलाती है, और जो फाइनल इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन कहलाती है। तो हम उसे फाइनल इंफॉर्मेशन ना कह के सिंपली इंफॉर्मेशन कहते हैं। और अगर वो फाइनल नहीं है तो फिर हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं डेटा। चलिए तो वापस आते हैं, हम उसी स्लाइड पर आ रहे हैं वापस। हमने कहा था भाई कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना? कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जहां इनपुट को हम डालते हैं और हमें आउटपुट मिलता है। क्या सिर्फ इतना ही होता है कंप्यूटर? नहीं, और भी चीजें जुड़ती चली गई है भाई। अब कंप्यूटर डेटा को भी स्टोर कर सकता है। बिल्कुल, इसका तो काम ही है डेटा को स्टोर करना, और बिल्कुल करता है ये डेटा को स्टोर। इसके अलावा ये प्रसंस्करण कर सकता है, मतलब बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसे अपडेट कर सकता है समय के साथ। चलिए, मतलब अगर हम आज कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में आज 4 बेसिक चीजें तो होगी ही होगी। और ये सब मैं क्यों बढ़ा रहा हूं? क्योंकि आगे चलकर आपको लगेगा कि हम भाई कंप्यूटर को जो है, जिसे हमें कैलकुलेटर कहना चाहिए हम उसे कंप्यूटर कह देते हैं, और जिसे हमें कंप्यूटर कहना चाहिए उसे भी हम कंप्यूटर कह रहे हैं। ये बड़ा कंफ्यूजन है। क्यों है? हम उसी को, मतलब भविष्य में होने वाले कंफ्यूजन को आज मैं भी ठीक कर रहा हूं। चलिए, तो कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो आज कंप्यूटर में 4 बेसिक चीजें होने वाली है। 4 चीजें तो होगी ही होगी। उसमें इनपुट के लिए कुछ चीजें होंगी। भाई आप कंप्यूटर का, अभी हमने देखा ना कंप्यूटर का काम क्या है। कंप्यूटर का काम है रॉ डेटा को फाइनल इंफॉर्मेशन में बदलना। तो फाइल रॉ डेटा दोगे कैसे आप? बहुत सारी इनपुट डालने के लिए डिवाइसेज होंगी ना, जैसे कीबोर्ड होगा, माउस होगा, स्कैनर होगा, ये तमाम चीजें इनपुट डालने के लिए होनी ही चाहिए। दूसरा, प्रोसेस। प्रोसेस कैसे होगी? प्रोसेस होगी सीपीयू के द्वारा। और इतना तो बेसिक हमें पता है दोस्तों, हम टेक्नोलॉजी को एंजॉय करने वाले लोग हैं। तो सीपीयू मतलब आपका प्रोसेसर, है ना? फिर आउटपुट मिलता है, तो आउटपुट हमें अलग अलग तरीके से मिलता है। सॉफ्ट कॉपी के तौर पे भी मिल सकता है, मतलब जिसे हम छू नहीं सकते, देख सकते हैं, जैसे प्रिंटर, जैसे मॉनिटर हो गया हमारा। और एक हार्ड कॉपी हो सकती है। हार्ड कॉपी मतलब हम उसे छू सकते हैं, जैसे कि प्रिंटर हो गया। तो ये दोनों ही चीजें आउटपुट डिवाइस है। और दोस्तों इसके अलावा स्टोरेज भी तो जरूरी है आज के समय में। स्टोरेज भी जरूरी है। और हार्ड डिस्क हो गई, एसएसडी हो गई, आपकी पेन ड्राइव हो गई, ये सब डेटा को स्टोर करने वाली डिवाइस है। तो ये 4 चीजें होनी चाहिए, 4 बेसिक चीजें, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस और डेटा। डेटा का स्टोरेज, इन चारों चीजों को मिलाकर जो डिवाइस बनती है वो कंप्यूटर कहलाती है। ये बात हमने दोस्तों अभी की है। अब आगे चलते हैं दोस्तों और सीधे कंप्लीटली हम बात करते हैं कंप्यूटर के भाग क्या। यही चारों बातें मैंने अभी बताई है। आप पीडीएफ में जरूर इसको एक बार जो है वो देख लीजिएगा। ठीक है। अब दोस्तों जब हम कंप्यूटर पर बात कर ही रहे हैं तो कंप्यूटर की उत्पत्ति से जुड़े हुए कुछ नाम आते हैं। जब आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो आप एरिस्टोटल के बारे में, थियोफ्रेस्टस के बारे में पढ़ेंगे। हर सब्जेक्ट का कोई ना कोई एक जनक होता है, जहां से ही ये क्रांति जो है वो आगे बढ़ती है और आज हम तक ये चीजें ऐसे पहुंची। कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो ये 3 पर्सनालिटी आपको दिख रही होगी। ये जो पर्सनालिटी है, चार्ल्स बेबेज नाम है इनका, अच्छे से देख लीजिए इन्हें। ये चार्ल्स बेबेज हैं और इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। पापा हैं ये कंप्यूटर के, फादर ऑफ कंप्यूटर, है ना? क्यों कहा जाता है? भाई चार्ल्स बेबेज ने ही पहली बार एक मैकेनिकल कंप्यूटर हमें बनाकर दिया था। इन्होंने एक यांत्रिक मशीन हमें बनाकर दी थी, यांत्रिक मशीन।
अभी हम बात करेंगे उसके बारे में। डिफरेंस इंजन उसका नाम था, और आगे चलकर उस डिफरेंस इंजन का ही उन्होंने सक्सेस वर्जन जो है वो सक्सेसर दिया, जो कहलाया एनालिटिकल इंजन। और फिर उसके बाद तो भाई बहुत तेजी से एवोल्यूशन हुआ है कंप्यूटर का, वो आगे हम पढ़ेंगे। ये जो मैडम आपको दिख रही है, इनका नाम है एडा लवलेस। और एडा लवलेस कौन है? इन्होंने जो मशीन बनाई थी, उस मशीन में प्रोग्रामिंग करने वाली ये फर्स्ट ह्यूमन बीइंग है। ये कह लो आप कंप्यूटर की दुनिया की पहली प्रोग्रामर है। इन्होंने ही मशीनों को प्रोग्राम किया और बताया कि उन्हें कैसे काम करना चाहिए। और तीसरी जो पर्सनालिटी आपको दिख रही है, ये जो हैंडसम मैन दिख रहे हैं, इनका नाम है एलन ट्यूरिन। और एलन ट्यूरिन कौन है भाई? आज जो ये जो बज बना हुआ एक शब्द का एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ से शुरू होती है? इस आदमी के अनुप्रयोगों से शुरू होती है। नाम क्या है? एलन ट्यूरिन। आज भी जो भी एआई वाली डिवाइसेस बन रही है, वो ऑटोमेशन कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, इसे टेस्ट करने के लिए एक सिंपल सा गेम उसे खिलवाया जाता है, जो कहलाता है ट्यूरिन टेस्ट। और ये ट्यूरिन टेस्ट एलन ट्यूरिन ने ही बनाया था, और उस ट्यूरिन टेस्ट वाली मशीन को इन्होंने ट्यूरिन मशीन कहा था। तो एलन ट्यूरिन जो है वो कंप्यूटर की दुनिया में ऑटोमेशन लाने के लिए जाने जाते हैं। इनका काम था ऑटोमेशन लेकर आना। तो तीन लोगों को हमने अभी देखा है। पहले हैं चार्ल्स बेबेज, जो कहलाते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। दूसरी है मैडम एडा लवलेस, जो है पहली प्रोग्रामर। और तीसरे हैं एलन ट्यूरिन, जो ऑटोमेशन किंग कहे जाते हैं, ऑटोमेशन के ये फादर हैं। दोस्तों, एक चीज और जो मैं यहाँ पे आपको क्लियर करवा दूं, कुछ किताबों में आपको एडा लवलेस की जगह एडा अगस्टा देखने को मिलेगा। एडा अगस्टा भी आपको देखने को मिलता है, और एडा अगस्टा को भी फर्स्ट प्रोग्रामर माना गया। तो हम दोनों लेकर चल सकते हैं। मैं अगर आपको कह दूं कि नहीं लवलेस ही सही है, तो ये गलत है। आप दोनों ही लेकर चलें। हाँ, दोनों ऑप्शन एक साथ कभी नहीं आएंगे पेपर में, और अगर आते हैं आपके एग्जाम में, तो फिर आप मानकर चलिए कि वो जो क्वेश्चन है वो या तो डिलीट हो जाएगा, या उसके बोनस नंबर आपके खाते में जुड़ जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर आपने ये सोचा कि भाई सिर्फ लवलेस आएगा और अगस्टा आ गया, तो फिर आप चूक जाएंगे। इसलिए अपने दिमाग में दोनों रखें, मैडम एडा अगस्टा या फिर एडा लवलेस। ये दोनों ही नाम जो है वो फर्स्ट प्रोग्रामर के तौर पर हमें कंप्यूटर्स में पढ़ने पड़ते हैं। अगली पर्सनालिटी जो है, ये है भाई जॉन न्यूमैन की। किसकी? जॉन न्यूमैन। और ये कौन है जॉन न्यूमैन? जॉन न्यूमैन है कंप्यूटर आर्किटेक्चर के फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। आज जो आप कंप्यूटर देख रहे हैं ना, जिसमें सामने एक डिस्प्ले लगा रहता है, उसमें एक कीबोर्ड है, एक माउस है, सीपीयू है, और किस तरीके से उसमें कहाँ क्या चीज़ें आनी चाहिए, इसको बनाने का श्रेय जो है वो जॉन वॉन न्यूमैन को जाता है। और जितना बाहर से उतना अंदर से, कि अंदर से क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, किस तरीके से कौन सी डिवाइस किस में जुड़ेगी, कौन कौन से पोर्ट्स होने चाहिए, ये तमाम चीज़ें जो है वो जॉन वॉन न्यूमैन ने बनाई थी। इसलिए हम इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर के तौर पर जानते हैं, और ये क्वेश्चन आ भी चुका है। तो अभी तक 4 नाम मैंने आपको बताए हैं। चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर; एडा अगस्टा या एडा लवलेस, फर्स्ट प्रोग्रामर; फिर जॉन वॉन न्यूमैन, जो कि हैं आपके आर्किटेक्चर; और हमने इसके पहले देखा था एलन ट्यूरिन, जो हैं आपके ऑटोमेशन के फादर। चलिए आगे वाली स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। और अब हम ये देखने वाले हैं कि कैसे हमारे हाथ में ये जो डिवाइसेस पहुंच रही है ना, आप स्मार्ट वॉच पहन रहे हैं तो वो भी एक कंप्यूटर है, आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं तो स्मार्टफोन भी एक कंप्यूटर है, लैपटॉप तो फिर है ही, कोई बात ही नहीं है। कैसे पहुंचे हम यहाँ तक? कैसे हम उस बड़े से, या एक बड़े प्राचीन जमाने में तो हम किसी भी गणना करने वाले यंत्र को कंप्यूटर मान लेते थे, तो कहाँ हम लकड़ियों से गणना करने वाले यंत्र से एक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स तक पहुंचे। और उस इलेक्ट्रिक डिवाइस को भी हमने इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट कर दिया है कि वो अब रिस्ट पर आ चुकी है, और पूरी तरीके से यूज़ भी हम उसका कर पा रहे हैं। कॉलिंग कर पाते हैं, इंटरनेट कर पाते हैं, जीपीएस कर पाते हैं, हेल्थ चेक कर पाते हैं, स्लीप जो है वो अपनी रिकॉर्ड कर पाते हैं। ये बहुत एडवांस चीज़ें हैं। कैसे पहुंचे हम यहाँ तक, इस पूरी जर्नी को हम यहाँ पर देखने वाले। और यहाँ से आपके मानकर चलिए आप 20 एमसीक्यू तो आपके वैसे ही रेडी हो जाने हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन हम देखने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी पहली क्लास ओरिएंटेशन की है या इंट्रोडक्शन की है तो बस इसमें ऐसे नहीं, टाइम वेस्ट हम बिल्कुल नहीं करने वाले इस प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, मस्ती मजाक सब होगी, बिल्कुल वैसे ही माहौल होगा। बिल्कुल बस 1-2 क्लासेस में हम जैसे ही कंफर्टेबल होते हैं और आपके कमेंट्स, आपके रुझान मुझ तक पहुंचते हैं,
अलग अलग माध्यम से, टेलीग्राम में, इधर उधर जहाँ से भी, इंस्टाग्राम से भी, फिर मैं सहज भी हो जाऊंगा, फिर हम बहुत सारी बातें कर पाएंगे। बट ऐसी कोई क्लासेस हम यहाँ नहीं लगाने वाले जो आपकी एग्जाम से रिलेटेड ना हो। उद्देश्य बहुत सिंपल है, ये जो प्राइम टाइम है ना आपका, इस प्राइम टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम यहाँ पर निकालेंगे और सिलेक्शन लेकर दिखाएंगे। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है भाई, है ना, इसको हल्के में नहीं लेना है। चलिए, तो हम शुरू करने वाले हैं दोस्तों कंप्यूटर की जर्नी के बारे में, है ना, कि कंप्यूटर कैसे इतना कॉम्पैक्ट तरीके से हमारे हाथों तक पहुंचा है। तो दोस्तों, कंप्यूटर की जर्नी की जो शुरुआत है, वो शुरुआत होती है एबेकस से। ठीक है, एबेकस से होती है उसकी शुरुआत। इस फोटो को देखो आप पहले अच्छे से। वैसे तो कुछ लोगों ने स्कूल टाइम में तो ये सब यूज किया ही होगा। हमने खरीदी है कुछ ऐसी स्लेट पेंसिल के साथ ये सब चीजें खरीदी है, जिसमें हमें इस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलते थे। इस तरीके से बॉल्स लगी रहती थी और इस तरीके का स्ट्रक्चर होता था, और फिर गिनती करके हम गणना करते थे। फिलहाल ये बहुत ट्रेंडिंग है, और बच्चों की, ये कह लें आप कि मेंटल हेल्थ को सही करने के लिए, उनके कैलकुलेशन को सही करने के लिए, और गेमिंग और ये जो डिजिटली तौर पर वो एडिक्ट हो गए, इसे दूर करने के लिए अब पेरेंट्स उन्हें वापस एबेकस की तरफ लेकर जा रहे हैं। और दोस्तों, कमाल की बात यह है कि ये मेड इन इंडिया नहीं है, ये मेड इन चाइना है। चाइना में ही इसका विकास हुआ था बहुत पहले। कब? 2400 बीसी में। समझ रहे हैं आप, ईसा मसीह के जन्म के 2400 साल पहले एक यंत्र चाइना वालों ने बनाया था। और यंत्र क्या है, लकड़ी का एक तरीके का, एक कह लो आपकी एक यंत्र ही कह लो। एक लकड़ी का यंत्र था, लकड़ी का एक औजार था, जिसमें इस तरीके की जो है लकड़ी के मनके लगे रहते थे, मनके, है ना, बीट्स लगे रहते थे। और इन बीट्स में कैलकुलेशन कर कर जो है वो काम चलाया करते थे चाइना के लोग। और यहां से हम मानकर चलते हैं कि पहली बार जो है कंप्यूट या कंप्यूटर या कैलकुलेटर इंट्रोड्यूस हुआ होगा। चलिए, तो ये गणना का पहला यंत्र माना जाता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा दोस्तों। दूसरा, ये जो डिवाइस आप देख रहे हैं ना, इसके बाद हमारा दूसरा एवोल्यूशन जो आया, वो आया कुछ इस प्रकार के यंत्र में, और इसका नाम है नेपियर बोन्स। नेपियर, जॉन नेपियर ने इसे बनाया है। और बोन्स मतलब जानवरों की हड्डियों से बनाया था इसे, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, इसे हम कह रहे हैं नेपियर बोन्स। और दोस्तों, अब वो कैलकुलेशन कैसे करते थे वो तो नेपियर बोन्स ही जाने, लेकिन हाँ, जानवरों की हड्डियों को कुछ इस तरीके से उन्होंने अरेंज किया था कि उसकी सहायता से वो कैलकुलेशन कर लिया करते थे। और इस यंत्र को कहा गया आपका नेपियर बोन्स। और ये कब बना? ये बना 1617 में, जॉन नेपियर ने बनाया था। और खास तौर पे मल्टीफिकेशन के काम आया करता था, गुणा करने के काम करता था। जोड़ना घटाना एबेकस से हो जाया करता था, मल्टीफिकेशन किससे हुआ करता था? नेपियर बोन्स से हुआ करता था। ठीक है, आगे चलें। चलो, अभी रिवीजन कर लेंगे आगे, अभी तो 2 ही चीजें पढ़ी, 10-12 चीजें पढ़ते हैं फिर रिवीजन करते हैं। चलिए, तीसरा जो कंप्यूटर हमें देखने को मिलता है उन दोनों के बाद, वो कुछ स्केल के जैसे था। ये देखिए आप, कुछ स्केल बनी हुई है, और इसका नाम है स्लाइड रूल। इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्लाइड रूल। रूल का मतलब स्केल है ना, तो स्लाइड रूल है ये। कब बना एग्जैक्ट डेट नहीं पता, हाँ 1620 से 1630 के बीच में बना होगा। तो 1620 1630 आप मान के चलो, कुछ किताबों में तो उन्होंने 1620 ही लिख दिया, तो आप मान भी सकते हो कि 1620 में बना। और इसे बनाया है विलियम ऑटरेड ने, याद रखिएगा दोस्तों, इसे विलियम ऑटरेड ने बनाया। और ये मैथ्स में काम आया करता था। और अब क्या काम आया करता था? स्केल का काम तो आप जानते ही हैं, पर चूंकि कैलकुलेशन में हेल्पफुल था, कैलकुलेशन होती थी इससे, इसलिए ये कंप्यूटर कहलाने लगा। क्योंकि शुरुआती समय में जो भी चीजें कैलकुलेट किया करती थी वो सब कंप्यूटर है। फिर आगे चल के हमने डिसाइड किया कि हम किसे कैलकुलेटर कहेंगे और किसे कंप्यूटर कहेंगे। हाल फिलहाल तो बातचीत ये चल रही है कि भाई जो भी कैलकुलेशन करेगा वो कंप्यूटर है। खैर, आगे की बात करते हैं। अब इसके बाद दोस्तों, इसके बाद चौथा जो हमें कंप्यूटर देखने को मिलता है वो है पास्कल लाइन, है ना, पास्कल मशीन बोल दीजिए या पास्कल लाइन बोल दीजिए, बात एक ही है। तो चौथा जो हमें कंप्यूटर देखने को मिला उसका नाम है पास्कल लाइन। इसे बनाया है किसने? ब्लेज पास्कल ने। किसने बनाया है? ब्लेज पास्कल ने इसे बनाया है। और इसकी खास बात क्या है? ये पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था। ठीक है, मैकेनिकल मतलब पूरी तरह यंत्र था ये। ठीक है, और ये चौथा हमारा कंप्यूटर है। कब बना? 1642 में बना, 1642। तो दोस्तों, अभी तक 4 चीजें जो है वो मैं आपको बता चुका हूं, और वो चारों चीजें एक बार लिखकर हम देखते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम क्लियर हो जाए। सबसे पहले हमने देखा 2400 बीसी में पहला कंप्यूटर बना था।
ठीक है, अभी लिख नहीं रहा हूं मैं, केवल अभी आपको टाइमलाइन बता रहा हूं मैं। ठीक है, दूसरा उसके बाद हमारा कब बना, 1617 में। तीसरा कब बना हमारा, तीसरा बना हमारा 1620 में, मैं 20 लिख दे रहा हूं। और चौथा हमारा बना है 1642 में। चार चीजें जो है वो अभी तक हमने देखी थी। ठीक है, और 2420 में क्या बना, यहां पर बना आपका एबेकस, यहां पर एबेकस बन गया था। एबेकस के बाद 1617 में क्या बना, जल्दी से बताओ क्या बना, हड्डियों से कुछ बना था और बोन्स बना था ना, तो नेपियर बोन्स, है ना, क्या बना, नेपियर बोन्स। देखो पहले लकड़ी से बना करता था एबेकस और हड्डियों से बना करता था नेपियर बोन्स। ठीक है, फिर 1620 में स्लाइड रूल बना, और स्लाइड रूल किसने बनाया है, ये बनाया है विलियम ऑटरेड ने, नाम याद रखिएगा, विलियम ऑटरेड ने बनाया इसे। और 1642 में क्या बना, पास्कल मशीन, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि पास्कल लाइन बना, पास्कल लाइन। और किसने बनाया है, ब्लेज पास्कल ने बनाया। तो हम एबेकस से एक मैकेनिकल मशीन तक आ चुके हैं। अब सीधे आगे की हम बात करते हैं। दोस्तों पांचवा, हमारा पांचवा जो कंप्यूटर है, 1800 में आ गए अब हम सीधे। अब 1801 में बनता है जैकॉर्ड लूम, याद रखिएगा। अब क्या बन रहा है, जैकॉर्ड लूम बन रहा है। क्या है ये जैकॉर्ड लूम भाई, एक वैज्ञानिक थे जोसेफ मेरी जैकॉर्ड, आप तो सिर्फ जैकॉर्ड ही याद रखिए, जोसेफ मेरी जैकॉर्ड। और इन्होंने बनाया एक मशीन, एक यंत्र और इस यंत्र का काम क्या था, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब फाइबर हैं, रेसे हैं ये। और इस फाइबर से क्या बन रहा है, यहां बन रहा है कपड़ा, क्लोथ। ये कपड़ा बुनने वाली एक मशीन थी और इसमें मेमोरी हुआ करती थी बहुत ही छोटी। मेमोरी मतलब ये किस तरीके से काम करेगी, किस तरीके से इसमें लूमिंग होने वाली, लूमिंग मतलब बुनाई करना, बुवाई करना। तो पंचिंग कार्ड का इस्तेमाल इसमें किया गया था। दोस्तों ये पंचिंग कार्ड क्या है या पंच कार्ड क्या है, दोस्तों पहले पुराने जमाने में कंप्यूटर के अंदर अगर हमें प्रोग्रामिंग डालकर रखनी कि भाई वो मशीन कैसे काम करेगी, उसके काम करने का तरीका क्या होगा, सिस्टम क्या होगा उसका, तो उसे स्टोर करने के लिए पहले डिवाइसेस नहीं हुआ करती थी, एक सिंपल कार्ड हुआ करता था और उस कार्ड में अलग अलग होल कर दिए जाते थे और उन होल को रीड कर कर मशीन काम किया करती थी, उसे कहते थे पंचिंग कार्ड। तो पंचिंग कार्ड लगाने वाला ये पहला डिवाइस हमें जैकार्ड लूम ने बनाकर दिया, कब, 1801 में। और ऐसा क्या हुआ कि 1801 में ये चीजें बन गई। दोस्तों अगर हम इतिहास में जाएं तो 1800 में हमें पूरी दुनिया में, खासतौर पे यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखने को मिलता है, औद्योगिक क्रांति देखने को मिलती है। और इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने वहां पर बहुत सारी नई नई चीजें जोड़ दी थी। क्या नई नई चीजें जोड़ी भाई, लोगों को उन्होंने किताबों से जोड़ा सबसे पहले तो, और वहां पर नए विचारों को जगह मिली। वहां पर भी पहले हमारी तरह ऐसी स्थिति हुआ करती थी, धर्म बहुत ज्यादा प्रभावी था। इसके अलावा अस्पृश्यता, जात पात और बाकी चीजें जो है, जो कि उतनी जरूरी नहीं होनी चाहिए, वो ज्यादा वहां पर जरूरी थी। पर जब वहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो लोगों ने ये छोटे मोटे मुद्दे छोड़ दिए और वैज्ञानिक ढंग से सोचना शुरू किया। विज्ञान को ज्यादा वरीयता मिली धर्म से। और फिर प्रभाव क्या हुआ उसका, उसका इम्पैक्ट आप देखो। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि आज यूरोप हमसे 100 साल आगे है, विज्ञान के मामले में, जीवन स्तर के मामले में, हैप्पीनेस के मामले में, हर चीज के मामले में। आज हम एआई के बारे में सोच रहे हैं कि हम एआई से यूज करें, वो लोग एआई बना रहे हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि क्या एक पूरी की पूरी सेंचुरी का डिफरेंस क्रिएट हो गया इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। और इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बड़ी बड़ी मशीनें बनाई गई। बाकी तो हम फिर हिस्ट्री की क्लास में बात करेंगे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आखिरकार क्यों आया था और उसमें क्या क्या हुआ। फिलहाल ये समझिए कि जैकार्ड लूम ने उसी दौरान एक मशीन बना दी। पहले हाथ से कपड़े की बुनाई होती थी, तो उन्होंने एक मशीन बना दी, जैकार्ड लूम, 1801 में। चलिए फिर इसके बाद छठवें नंबर का कंप्यूटर हमारा है डिफरेंस इंजन। और दोस्तों यहां से अब चीजें बदल जाएगी। डिफरेंस इंजन बना 1822 में। ये कब बना, 1801 में। ये कब बना, 1822 में। इसे किसने बनाया था, जैकॉर्ड ने। तो उन्हीं के नाम पे क्या कह दिया, जैकॉर्ड लूम। इसे किसने बनाया है, चार्ल्स बेबेज ने। अभी हमने पढ़ा था ना, चार्ल्स बेबेज कौन है, फादर ऑफ कंप्यूटर। कौन है, फादर ऑफ कंप्यूटर है, देखा था। और क्यों कहा था, इसीलिए तो कहा था भैया, इन्होंने पहला डिफरेंस इंजन क्रिएट किया है। लेकिन ये इंजन फेल हो गया था। हालांकि ये गुणा भाग ये सब करने के काम आया करता था, बट फेल हो गया था। तो उन्होंने फिर 1842 में, है ना, थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट हो गया, इसको आप सुधार लीजिएगा,
मैं अपडेट करके आपको दे दूंगा। 1842 में 20 साल बाद इन्होंने फिर से एक मशीन बनाई, एनालिटिकल इंजन। किसने? चार्ल्स बेबेज ने। फिर से उसी का सक्सेसर है ये, डिफरेंस इंजन का। और इसकी खास बात ये थी कि यह एक जनरल पर्पस कंप्यूटर था, किसी भी इंडस्ट्री में इसको लगाया जा सकता था। और आप देख पा रहे होंगे बहुत ही मैकेनिकल है ये, और इसमें एक प्रिंटर भी हुआ करता था, एक रीडर हुआ करता था, स्टोर डिवाइस हुआ करती थी, इस तरीके की एक क्लॉक लगी हुई थी जो मिल कहलाती थी, तमाम चीजें थी इसमें। तो ये जो एनालिटिकल इंजन है ये भी चार्ल्स बेबेज ने बनाया, और इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। और इन दोनों ही कंप्यूटर में प्रोग्राम किसने किया है? एडा लवलेस या एडा अगस्टा ने किया है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब हमारा जो अगला है ना, अभी तक हम कितने देख चुके थे? 6। ये 7वां था हमारा, ये 7वां था। ये है हमारा 8वां कंप्यूटर, और इसका नाम है टेबुलेटिंग मशीन। कब बना है? 1890 में बना, टेबुलेटिंग मशीन। इसका पूरा नाम अगर मैं बताऊं तो इसका पूरा नाम है सेंसस टेबुलेटिंग मशीन। मतलब सेंसस मतलब क्या होता है? जनगणना करना। तो ये जनगणना में उपयोग लाने के लिए बनाया गया था। किसने बनाया है? हरमन होलेरिथ ने बनाया है। किसने बनाया है? हरमन होलेरिथ ने बनाया है। और हरमन होलेरिथ क्यों बनाया है भाई? क्योंकि उन्हें अमेरिका की जनगणना के लिए एक डेटा प्रोसेस करने वाली मशीन बनानी थी। तो अमेरिका की जनगणना होने वाली थी और उसके लिए 1890 में एक मशीन बनाई गई जिसका नाम है टेबुलेटिंग मशीन। किसने बनाई है? हरमन होलेरिथ ने बनाई है। इस बात को समझिए, अभी तक हम 8 कंप्यूटर पढ़ चुके हैं इस पूरी जर्नी में। कंप्यूटर का विकास, ये हमारा छोटा सा टॉपिक शुरू हुआ था। 8 हम कंप्यूटर पढ़ चुके हैं। 8 कंप्यूटर में क्या क्या पूछा जा सकता है? नाम पूछा जा सकता है, ईयर पूछा जा सकता है, किसने बनाया है ये पूछा जा सकता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि 15 से 20 क्वेश्चन तो यहीं रेडी हो गए अभी आपके। चलिए, तो अभी तक हम 8 देख चुके हैं ना, एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारे के सारे इन कंप्यूटर्स को। चलिए, यहां से मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था दोस्तों। कंप्यूटर के विकास में सबसे पहली शुरुआत एबेकस से होती है। फिर एबेकस के बाद हम आए थे नेपियर बोन्स में। नेपियर बोन्स के बाद हम आए थे स्लाइड रूल में। स्लाइड रूल से हम आए थे पास्कल मशीन में। और फिर मैंने आपको ये बताया था कि ये चारों चीजें हम याद कर चुके हैं भाई। फिर इसके बाद हम आते हैं 1801 जैकार्ड लूम, 1822 डिफरेंस इंजन। फिर इसके बाद हम आए कहाँ? 1842 एनालिटिकल इंजन, और 1890 टेबुलेटिंग मशीन। बिल्कुल याद हो जाएगा आपको। पीडीएफ को खोलना, एक दो बार पढ़ना, इस क्लास को फोकस होके लगा लो, सब याद हो जाएगा। चलें आगे की तरफ चलते हैं। अब आगे की हम बात करते हैं, और अब आप यहां से देखेंगे कि अब आपको सही तरीके के कंप्यूटर जिन्हें हम कंप्यूटर कहते हैं वो आपको अब दिखाई देंगे। ठीक है। एक चीज और दोस्तों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्लास स्लो है तो आप इसे आराम से 1.5x पर देख लीजिए, आपका समय भी बचेगा और आपको इस क्लास में बोरियत भी महसूस नहीं होगी। पर हाँ, अगर इस टॉपिक को आप पहली बार पढ़ रहे हैं, इसके पहले आपने कंप्यूटर को अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो फिर इसे इसी ही पेस में पढ़िए। और वैसे भी हमें सबको साथ में लेकर चलना होता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अगर आप पहले ऑलरेडी देख चुके हैं तो आप इसे 1.5x या फिर अपनी सुटेबल स्पीड पर रख लीजिए, और अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो चलने दीजिए। जैसे जैसे हमारा बिल्डअप होता चला जाएगा अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी। और वैसे भी मैं कह तो रहा हूँ 50 क्लास के आसपास ये आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। हर दिन भी आप अगर 2 क्लास लगाते हो तो 25 डेज में आपका कंप्यूटर पूरा कंप्लीट हो जाएगा भाई। अब इससे बेहतर क्या हो सकता है। खैर आ जाओ। तो हम अगर बात करें अगले कंप्यूटर के बारे में तो उसका नाम है एबीसी कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, नाम क्या है? एबीसी। और एबीसी नाम कैसे पड़ा? एबीसी नाम पड़ा है इनके फाउंडर या कह लो कि इनके इन्वेंटर के नाम पर, है ना। ए का मतलब है एटनासॉफ, बी का यहाँ पर मतलब है बेरी, और सी का मतलब है कंप्यूटर। एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर एक्चुअली में इसका फुल फॉर्म। तो इसे बनाया भी किसने है? इसे बनाया है जॉन विंसेंट एटनासॉफ ने। और किसने बनाया है? क्लिफोर्ड बेरी ने बनाया। लेकिन आप सिर्फ उनके आधे आधे नाम ही याद रखिए। पहले का नाम है एटनासॉफ और दूसरे का नाम है बेरी। तो ये एटनासॉफ बेरी जो है ये कहलाया ए और बी। ठीक है, ये ए और बी कहलाया। और सी का मतलब होता है, क्या होता है आपका? कंप्यूटर होता है ना सी का मतलब। तो वो हो गया आपका एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर। वो क्यों पढ़ रहे हैं हम इसे? कब बना ये बना 1937 से 42 के बीच में। याद रखिएगा 1937 से 42 के बीच में बना है। और इसकी खास बात यह है कि यह पहला
इलेक्ट्रिक डिजिटल कंप्यूटर था दोस्तों, पहला इलेक्ट्रिक डिजिटल कंप्यूटर था। बात समझना, इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है भाई, बाइनरी कोडिंग पर चलेगा, 0101 पर चलेगा, और डिजिटल है मतलब इसमें डिस्प्ले भी लगा हुआ है। वैसे डिजिटल का मतलब ये नहीं होता कि उसमें डिस्प्ले लगा है, डिजिटल का मतलब ये होता है कि जो बाइनरी कोडिंग पे चलता हो वो डिजिटल। पर मैं आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि जो एबीसी कंप्यूटर है, ये एबीसी कंप्यूटर जो है वो बाइनरी कोडिंग पर चलता था। इसके अलावा इसमें एक डिस्प्ले भी लगा हुआ था, और इसको बनाया था एटनासॉफ और बेरी ने। और कब बनाया था, 1937 से लेकर 1942 के बीच में। अब देखो क्यों ऐसा मैं लिख रहा हूँ, कुछ बुक में 37 लिखा है, कुछ बुक में 39 लिखा है, कुछ में 42 लिखा है। ठीक है, आप चाहें तो 39 भी पढ़ सकते हैं भाई, है ना। चलो मैं आपके लिए बहुत सिंपल कर देता हूँ, 1939 आप लेकर चलो। चलो थोड़ा ट्रस्ट करो मुझ पे, 1939 आप लेकर चलो। तो एबीसी कंप्यूटर जो है वो 1939 में बना है। किसने बनाया, एटनासॉफ और बेरी ने बनाया। क्या खास बात है, पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। खैर अब आगे आते हैं, अगला जो हमारा कंप्यूटर हमें देखने को मिलेगा। अब देखो धीरे धीरे आपको यहाँ बहुत तेजी से एवोल्यूशन होने को मिलेंगे, बहुत तेजी से। अब कंप्यूटर अपने असली वाले कंप्यूटर आ रहे हैं। अगला जो कंप्यूटर बना वो बना मार्क वन। कब बना, 44 में। 1944 में जो कंप्यूटर बना, सोचो हम 1944 में क्या कर रहे थे भाई, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। हमारे यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो बड़े ही छुपे हुए तरीकों से चल रहा था, क्योंकि आपने सुना होगा भाई कि ये जो आंदोलन चला था, इस आंदोलन में हमारे सारे बड़े नेताओं को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था। जनता ने अपने दम पर ये आंदोलन चलाया था, स्वतः स्फूर्त था ये आंदोलन। तो चल रहा था अपना ये आंदोलन, आज़ादी की लड़ाई हमारी चल रही थी। उस समय यूरोप में मार्क वन जो है कंप्यूटर बना। किसने बनाया, हार्वर्ड एकेन ने बनाया। ये जो मार्क वन का जो आई दिख रहा है ना आपको, ये आई फॉर एकेन है ये। तो हार्वर्ड एकेन ने बनाया, और ये भी एक डिजिटल कंप्यूटर था, लेकिन ये बड़े पैमाने पर बनाया गया था। मतलब ये एक प्रोजेक्ट के तौर पे बनाया गया था, और ये जो है एक बड़े पैमाने पर बनाया गया था। है दोनों ही डिजिटल, और दोनों ही लगभग एक जैसे हैं, बस ये छोटे स्तर पर, ये बड़े स्तर पर। चलें आगे चलते हैं, अगले की अगर हम बात करें दोस्तों। अब अगले कंप्यूटर जो है ना, थोड़ा सा यहाँ पर आप फोकस हो ना, यहाँ से असली कंप्यूटर शुरू हो रहा है दोस्तों। अगला जो कंप्यूटर बनता है उसका नाम है एनियक। क्या नाम है, एनियक नाम है इसका। कब बना, 46 में बना। और ये देख लो आप, कुछ इस तरीके का दिखा करता था ये। और इसके फुल फॉर्म की तरफ अगर हम जाएं, तो ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, है ना। एनियक में क्या है, एनियक में ई है, एन है, आई है, ए है और सी है। तो एनियक का फुल फॉर्म में ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक, एन का मतलब हो गया न्यूमेरिकल, आई का मतलब हो गया इंटीग्रेटर, ए का मतलब हो गया एंड, कैलकुलेटर या कंप्यूटर। क्यों, क्योंकि कुछ किताबों में कैलकुलेटर लिखा रहता है, कुछ किताबों में कंप्यूटर लिखा रहता है। मैं किस तरफ जाऊंगा, मैं जाऊंगा कैलकुलेटर की तरफ, क्योंकि जिस समय में ये बना उस समय गणना करने वाले यंत्र को हम कैलकुलेटर कह दिया करते थे बेसिकली। फिर आगे चल के ये नोट्स जो बनी ना कोचिंग्स की, उसमें लोगों ने इसे कंप्यूटर कहना शुरू कर दिया। बट भाई हम दोनों लेकर चलते हैं, क्या पता कहाँ से क्या क्वेश्चन आ जाए। तो एक अंडरस्टैंडिंग है कि सी का मतलब कैलकुलेटर भी हो सकता है और कंप्यूटर भी हो सकता है, और दोनों का मतलब सेम ही तो है, इसमें क्या डरना। तो एनियक की अगर हम बात करें, तो एनियक का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर और कंप्यूटर, आपको जो कहना। ठीक है, और इसे किसने बनाया, याद रखिएगा इनके नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसे बनाया है जॉन मॉचली और एकर्ट ने। मतलब इसे बनाया है मॉचली और एकर्ट ने, याद रखिएगा दोस्तों, मॉचली और एकर्ट ने इसे बनाया है। ये सब मैं याद करवा दूंगा अभी आपको। तो 1946 में जो कंप्यूटर बना वो बना एनियक। किसने बनाया, जॉन मॉचली और एकर्ट ने। फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। क्या करता है भाई, ये पहला पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रिक कंप्यूटर। देखो इलेक्ट्रिक कंप्यूटर तो एबीसी भी था, इलेक्ट्रिक कंप्यूटर मार्क वन भी था, लेकिन जनरल पर्पस नहीं था, स्पेसिफिक था। ये जनरल पर्पस है, इसे एक सामान्य उद्देश्य के लिए तैयार किया गया है। किसे, एनियक को। अब इसी से अब यहां पर आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। अगला जो कंप्यूटर बना उसका नाम था एडसेक। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एडसेक। एडसेक कब बना, 47 में बना। ये 46 में बना था, ये कब बना है, 47 में। फुल फॉर्म क्या है देख लेते हैं।
भाई ई का मतलब तो वही रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक, ये है इलेक्ट्रॉनिक, ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, ए का मतलब और सी का मतलब पहले आप गैस कर लो। ए का मतलब है ऑटोमेटिक, सी का मतलब है कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। अब बचा आपका डीएस, डीएस ही तो बचा ना आपका। ठीक है, तो डी और एस का मतलब है डिले स्टोरेज। दोस्तों इस कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस के तौर पर मरकरी डिले स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया गया था। क्या होती है ये भाई? एसएसडी, हार्ड डिस्क, सीडी, पेन ड्राइव, इन सब के बनने से पहले मेमोरी को स्टोर करने के लिए हम इस्तेमाल किया करते थे किसका? इस्तेमाल किया करते थे मरकरी डिले का। तो ये मरकरी डिले स्टोरेज पर आधारित था, इसलिए डीएस का मतलब हो गया डिले स्टोरेज, है ना, ये लिखा हुआ है डिले स्टोरेज। तो फुल फॉर्म क्या हो गया? फुल फॉर्म हो गया इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। किसने बनाया है? इसे बनाया है मॉरिस बिल्कस ने। किसने बनाया है? मॉरिस बिल्कस ने बनाया है, इसको याद रखिएगा, इसको बनाया है मॉरिस बिल्कस ने। और यह पहला प्रैक्टिकली ऐसा कंप्यूटर था जो डिजिटल था और साथ ही साथ प्रोग्राम को स्टोर कर सकता था। तो ये पहला व्यवहारिक संग्रहित प्रोग्राम करने वाला कंप्यूटर है, मतलब पहला प्रैक्टिकल स्टोरेज कंप्यूटर है ये। आप सिंपली इसको ऐसे याद रखिए। चलें आगे चलते हैं। अभी हमने 46 और 47 देखा। अब आगे की अगर हम बात करें तो इसके बाद बनता है दोस्तों एडवेक। एडवेक कंफ्यूजन हो रहा होगा ना, क्योंकि सबसे पहले हमने पढ़ा एनिएक, फिर हमने पढ़ा एडसेक, अब हम पढ़ रहे हैं एडवेक, फिर उसके बाद पढ़ेंगे यूनिवेक। अभी सब हम एक साथ चारों को कंपेयर करके याद कर लेंगे। पहले समझते हैं कि क्या होता है। एडवेक जो है ये बना 49 में। कब बना? 49 में। और इसका फुल फॉर्म क्या है? ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, ई का मतलब तो इलेक्ट्रॉनिक ही। डी और वी का मतलब है डिस्क्रीट वेरिएबल। याद रखिएगा, डी और वी का मतलब क्या है? डिस्क्रीट वेरिएबल। ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फुल फॉर्म क्या हो गया दोस्तों? एडवेक है ये क्या है? एडवेक, ये एडवेक है। एडवेक में ई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक, डी और वी का मतलब है डिस्क्रीट वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल, और ए का मतलब तो अभी हमने देखा था ऑटोमेटिक, और सी का मतलब कंप्यूटर। तो फुल फॉर्म क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और कब बना है? 1949 में बना है। किसने बनाया? इसे बनाया है जॉन वॉन न्यूमैन ने दोस्तों। और ये सुना सुना लग रहा होगा आपको, क्योंकि हमने शुरुआत में देखा था। जॉन वॉन न्यूमैन कौन है? ये हैं कंप्यूटर के आर्किटेक्चर, कंप्यूटर के डिजाइन को बनाने वाले आदमी हैं जॉन वॉन न्यूमैन। तो जॉन वॉन न्यूमैन ने भी एक कंप्यूटर बनाया था जो भी प्रोग्राम को स्टोर कर सकता था, और इसे हमने कहा है एडवेक। आगे चलते हैं और अब आते हैं दोस्तों सीधे यूनिवैक पर। यूनिवैक, ये यूनिवैक, ठीक है, ये यूनिवैक है। और यूनिवैक कब बना? 1951 में। और इसका फुल फॉर्म क्या है? UNIV का मतलब है यूनिवर्सल, ए का मतलब है ऑटोमेटिक और सी का मतलब है कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और दोस्तों यहाँ पर यूनिवर्सल का मतलब ये है कि आप इसे कहीं भी किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे किसने बनाया? इसे उन्हीं लोगों ने बनाया जिन लोगों ने एनिएक बनाया था, मॉचली और एकर्ट ने। पहला जिससे हमने देखा था ना, तो एनियक वालों ने ही यूनिवेक बनाया है। जॉन मॉचली और एकर्ट ने इसे बनाया। और कब बनाया? 51 में बनाया। चलिए दोस्तों सारे कंफ्यूजन को दूर करते हैं और एक अलग स्लाइड बनाते हैं हम, और हैंड रिटन तरीके से इसको याद रखते हैं, सिंपल बात करते हैं। चलिए, हमने चार चीजें देखी। सबसे पहले आपको ईयर में बता रहा हूं, 4 ईयर मैंने आपको बताए। बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल तरीका है इसको याद रखना, कुछ भी नहीं है। ठीक है, 4 बॉक्स बना रहा हूं, 4 सन याद रखना है आपको। पहला है 1946, 46। दूसरा है 1947, 47। अगला है 1949 और अगला है 1951। सिंपल। अरे भाई 46, 47, 49 और 51। 46, 47, 49, 51, बस सिंपल। चलें दूसरी बात करते हैं दोस्तों, सुनना। ये वाला, ये वाला भी एक कैलकुलेटर था। ठीक है, ये क्या था? कैलकुलेटर था ये भी क्या था? ये भी एक कैलकुलेटर था, ये भी एक कैलकुलेटर था। और ये दोनों क्या थे? ये दोनों प्रॉपरली कंप्यूटर थे। देखो अब कहने की बात है तो सारे ही कंप्यूटर, पर भाई जिसने जो नाम दे दिया, अभी क्या कर सकते हैं। शुरुआत के दोनों के नाम
याद रखो, आप याद रखने के लिए हो रही है बात है। शुरुआत के दोनों के नाम क्या थे? कैलकुलेटर थे। बाद के दोनों के नाम क्या है? कंप्यूटर है। ठीक है, चलें, ये बात भी हमने कर ली। अब हम तीसरी बात करते हैं दोस्तों। तीसरी बात, नाम क्या थे? देखिए, इसका जो नाम था, इसका जो नाम था, है ना, कलर थोड़ा सा बदल लेते हैं, कलर फिर से ये रखते हैं, पिंक रखते हैं। इसका नाम क्या था? इसका नाम था एनीएक। एनीएक, ओके। हनी सिंह का मैनिएक सुने हो? सुन लिया होगा ना तुमने गाना। मैनिएक नहीं सुनना तुमने, मैनिएक नहीं सुना। ये मैनिएक नहीं है, ये एनिएक है। ठीक है, ओके। वैसे वो मैनिक होता है ना, बट उसको उन्होंने अलग तरीके से बोला है। खैर, ये क्या है? ये था आपका एडसेक। ये भाई आपका एडसेक था, वो एनिएक था, ये एडसेक था। उसके बाद ये क्या था आपका? ये था एडसेक का भाई एडवैक। एडवैक। और ये क्या है? ये सबका सबका बड़ा भाई। और सबका बड़ा भाई कौन? यूनिवैक। ये क्या है? ये है यूनिवैक। ये यूनिवैक। नाम भी देख लिया, बढ़िया। ईयर भी देख लिया। दो कैलकुलेटर हैं, दो आपके क्या हो गए? कंप्यूटर। अब इनके फुल फॉर्म पर चलते हैं। दोस्तों देखो, फुल फॉर्म याद करना बहुत सिंपल है। सिंपल बात करते हैं। सी का मतलब तो पता ही है दोनों में, है ना। सी का मतलब मैं नहीं बता रहा, क्योंकि सी का मतलब यहाँ पर कैलकुलेटर और यहाँ पर इन दोनों की सी का मतलब क्या है? कंप्यूटर। चलो, इतना भी हमने देख लिया है ना यहाँ पर। अब सिंपल बात करते हैं, यहाँ पर ई का मतलब क्या है? यहाँ पर भी ई और यहाँ पर भी ई। मतलब अगर हम ई की बात करें तो ई का मतलब सिंपल है, ई का मतलब होगा इलेक्ट्रॉनिक। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक हो गया ना, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक। चलिए, एन का, यहाँ पर एन का मतलब, एन से क्या हो सकता है? भाई कैलकुलेटर है, गणना करने के काम आएगा, नंबर्स की गणना करेगा, तो क्या होगा? न्यूमेरिकल। तो ये क्या हो गया? न्यूमेरिकल हो गया, न्यूमेरिकल। ठीक है। आई का मतलब क्या है? आई का मतलब है इंटीग्रेटर। ए का मतलब क्या है? एंड। और सी का मतलब तो बता ही चुके हैं। तो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। यहां पर ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक। ई का मतलब यहां पर क्या है? ई का मतलब है ऑटोमेटिक। ए का मतलब या तो एंड होगा या तो ऑटोमेटिक होगा। इसमें एंड है, बाकी सब में ऑटोमेटिक है। यहां पर सबका मतलब ऑटोमेटिक है, वहां पर क्या है? वहां पर एंड। तो यहां पर ऑटोमेटिक है इसका मतलब। सिंपली निकाल लेते हैं ना चीजें। जैसे सी हमने अलग कर लिया, ई हमने अलग कर लिया, अभी हमने ए भी अलग कर लिया, अब छोटी छोटी चीजें बची हुई है। चलें, इसका फुल फॉर्म क्या था? इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। डीएस का मतलब क्या है? डिले स्टोरेज। डीएस का मतलब क्या है? डिले स्टोरेज। क्यों? क्योंकि डिले स्टोरेज डिवाइस लगाई गई थी, इसलिए डिले स्टोरेज। ओके। फिर ऑटोमेटिक, कैलकुलेटर। चलो यहां पर आ जाओ। इलेक्ट्रॉनिक, डी और वी का मतलब क्या है? डी और वी का मतलब है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल है। नोट्स में सब लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है, आप जाकर देखोगे तो आपको सब मिल जाएगा, है ना। नोट्स में सब लिखा हुआ है, आप पीडीएफ में देखना। और यूनिवैक, यूनिवैक का मतलब क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सिंपल। अब दोस्तों, किसने इन्हें खोजा उसको भी देख लेते हैं। पहला और चौथा, पहला और चौथा जो है वो किसने खोजा है? मोचली और एकर्ट ने, है ना। एम ए लिख दे रहा हूं मैं दोनों में, एम ए। मोचली और एकर्ट। और इसे भी किसने खोजा है? इसे भी खोजा है मोचली और एकर्ट ने। बहुत सिंपल हो गया, मोचली और एकर्ट। पहला और चौथा मोचली और एकर्ट ने। दूसरा जो है वो बिल्सन। दूसरा किसने? बिल्सन। और तीसरा किसने? न्यूमैन ने, जॉन वॉन न्यूमैन। बहुत आसान हो गया। पहला और चौथा माँ, मतलब मोचली और एकर्ट। दूसरा किसने? बिल्सन ने। और तीसरा किसने? न्यूमैन ने। बस इतना तो है ही। चले आगे चलते हैं दोस्तों, और अब हम बात करते हैं हमारे अगले अगले विकास के क्रम में अगले कंप्यूटर में। और इस कंप्यूटर ने भाई सबसे बड़ी क्रांति लाई। आज जैसे आप पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, जो आपके घरों पे रखा हुआ है, वो पर्सनल कंप्यूटर यहीं से शुरू होता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एप्पल टू की। 1977 में लाया गया है। अब आपको भी पता है ये कुछ इस तरीके का दिखा करता था, देख लो भाई। उस जमाने में कितना ब्यूटीफुल तरीके से उन्होंने डिजाइन किया था एक पर्सनल कंप्यूटर को। पर्सनल कंप्यूटर का मतलब ये होता है कि इसके पहले के जो कंप्यूटर थे वो उद्योगों में लगाए जाते थे, इंडस्ट्रियल पर्पस,
कमर्शियल पर्पस के लिए बनाए जाते थे। पहली बार किसी कंपनी ने घर पर लगाने के लिए कंप्यूटर बनाया। एक मल्टीपर्पस, एक जनरलाइज्ड और एक पर्सनल कंप्यूटर ये हुआ करता था। नाम है एप्पल टू। कब बना? 1977 में बना। 1977 में बना है। ओके। और आप अब देख लो, इसमें प्रॉपरली कीबोर्ड हुआ करता था, ये सीपीयू हुआ करता था, ये बड़ा सा प्लाज्मा टीवी लगा करता था। और किसने बना? और ये उनका फेमस लोगो, कलर अलग है बट हुआ करता था। किसने बनाया है? एप्पल ने बनाया। कौन है एप्पल के मालिक? स्टीव जॉब्स। अच्छा, डिजाइनर कौन थे? डिजाइनर थे स्टीव वॉजनिक। डिजाइनर स्टीव वॉजनिक थे। और खास बात क्या है दोस्तों इसमें? खास बात यह है दोस्तों कि इसमें इसमें वेल्सी कैलकुलेटर, वीसी कैलकुलेटर जिसको हम कहते हैं, ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इसमें हुआ करता था, जो बिजनेसमैन लोगों को बड़ा काम आया करता था। यूजर फ्रेंडली था ये, इसे टीवी जैसे कनेक्ट करके आप चला सकते थे। और इसे माना जाता है कि यहीं से पर्सनल कंप्यूटर की शुरुआत जो है वो हुई। अब आगे की हम बात करते हैं दोस्तों, कैसे बना एप्पल टू। उसके पीछे की कहानी दोस्तों 1971 में गढ़ी गई इंटेल के द्वारा। इंटेल कंप्यूटर चिप बनाने वाली कंपनी है, सीपीयू बनाने वाली कंपनी है। और इसने जो है वो आईसी का इस्तेमाल करके सबसे छोटा एक आपका सीपीयू बनाया। पहले सीपीयू बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, मैकेनिकल हुआ करते थे। इन्होंने सेमीकंडक्टर चिप से एक छोटा सा बना लिया सीपीयू। और छोटे सीपीयू क्या कहलाते हैं? माइक्रो प्रोसेसर कहलाते हैं। तो इन्होंने जो पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया था ना, उसका नाम था इंटेल 400, 404 आप बोल सकते हो। इंटेल ने बनाया और इसी का इस्तेमाल करके वो एप्पल टू बन पाया। आज जो हम इतनी भारी भरकम डिवाइस को बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हैं ना, वो इसी की वजह से कर पा रहे हैं। तो ये विश्व का पहला पहला ऐसा माइक्रो प्रोसेसर है जिसको बेचा गया, वाणिज्यिक उपयोग इसका किया गया। और इसे डिजाइन किसने किया है? इसे डिजाइन किया है फेडरिको फॉगिन ने। ये इसके मेन डिजाइनर थे। इसके अलावा बहुत सारे लोग थे दोस्तों। टेड हॉफ थे, मेजर थे, शिम्मा थे, बहुत सारे लोग थे। आप दो लोगों का नाम याद रखें। एक तो आपसे फेडरिक फॉगिन पूछा जा सकता है, या फिर ये जो नाम आपको दिख रहा है ना, टेड हॉफ, ये पूछा जा सकता है। और क्यों बनाया गया था इसे? इसे जापान की एक कंपनी है बुजीकॉम, उसके कैलकुलेटर के लिए बनाया गया था। लेकिन फिर आगे चल के फिर भाई इंटेल ने बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर बनाए और हमने उसका इस्तेमाल किया क्या? पर्सनल कंप्यूटर बनाने में। चलें आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये पूरा होता है हमारा कंप्यूटर की एक जर्नी, कंप्यूटर के प्रभा का चक्र। कहाँ हमने एवेकस से शुरू की चीजें, लकड़ी से बना हुआ यंत्र, और खत्म कहाँ की? एप्पल टू पर, इंटेल के आने के बाद। ठीक है, ये जो है वो प्रवाह क्रम है आपका, है ना। मैंने इसे बहुत ही शॉर्ट तरीके से यहाँ पर बना दिया है, नंबरिंग भी कर दी है। ठीक है, आप यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और इस तरीके से इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसे जरूर पढ़िए आप अपनी रिवीजन में इस पीडीएफ के साथ। और अगली क्लास मैं यहीं से शुरू करने वाला हूँ, जहाँ सबसे पहले मैं आपको करवाऊंगा एक क्विक रिवीजन, और फिर हम हमारी अगली क्लास में चलने वाले हैं। समझ पा रहे हो? तो भाई अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, और मैं मानकर चल रहा हूँ कि अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं ना, तो आप वो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में शामिल है जिन्हें सिलेक्शन चाहिए। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी भी है। ठीक है, तो हम बिना किसी समय बर्बादी के काम की बात करते हैं। देखो, अगली क्लास में मैं यहीं से शुरू करने वाला हूँ, आपका पूरा रिवीजन करवाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ोगे नहीं। भाई पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, या फिर पीडीएफ को ऐप में पढ़ो, आराम से उसे बार बार पढ़ो, अपने हैंडी नोट्स बना लो, और फिर उसे याद करो, और कल की क्लास में मेरे साथ रिवीजन करो। जब आप मेरे साथ रिवीजन करेंगे तो फिर मैं आपको एमसीक्यू भी करवाऊंगा, और एमसीक्यू में आपको मज़ा भी आएगा। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेंगे, उसमें ऐसे पॉसिबल क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं वो भी रहेंगे। मज़ा आएगा करने में। तो दोस्तों आज की क्लास तो फिलहाल यहीं ख़त्म कर रहे हैं हम। ये हमारी पहली क्लास थी। आने वाली क्लास में हम इसके आगे की पढ़ाई शुरू करेंगे, और फिर, है ना, इसमें हम पूरा रिवीजन करने वाले हैं। और फिर इसके बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो पढ़ते रहिए दोस्तों। नमस्कार।